नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और ये हमारे सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। जो हमारे सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं उनमें थर्ड पार्ट आपके लिए ये है। और आज 111 से 170 तक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर पहले के 1 से लेकर और 110 तक नहीं देखे हैं तो 2 वीडियो आपको पहले मिल जाएंगे। लिंक जो है आपको आप अगर चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी अलग से सेपरेट, तो उससे आप कवर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिकता के लिए नवीन तथा प्राचीन मूल्यों में स्थापित करना होगा। आधुनिकता के लिए नवीन और प्राचीन मूल्यों में क्या स्थापित करना होगा? सही आंसर हो जाएगा साम्य स्थापित करना होगा। जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं और आधुनिक मूल्य हैं दोनों में साम्य स्थापित करना होगा। आज आधुनिक समाज ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं तकनीक ज्ञान के साथ अपना सीधा संबंध जोड़ लिया है तथा अंधविश्वासों एवं पुरानी मान्यताओं से संबंध विच्छेद कर लिया है। यह विवेचन किस ओर इंगित करता है? तो यह विवेचन इंगित करता है आपका आधुनिकीकरण की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आज के जो टॉपिक हैं आपको आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वैश्वीकरण के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे शायद। आधुनिकीकरण का मुख्य संबंध है, आधुनिकीकरण का सबसे मुख्य संबंध किससे होगा? शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। एआई आ रहा है तो एजुकेशन से ज़्यादा संबंध है। सांस्कृतिक विलंबन जो है ठहराव, इसका कारण क्या है? तो सांस्कृतिक विलंबन का कारण होता है आपका सामाजिक परिवर्तन का कारण है सांस्कृतिक विलंबन। संस्कृति मानव द्वारा निर्मित तत्वों का संग्रह है। संस्कृति जो है मानव द्वारा निर्मित तत्वों का संग्रह है। कौन से तत्वों का संग्रह है? तो ये मानव द्वारा जो निर्मित तत्व हैं, रासायनिक, मानव द्वारा जो निर्मित तत्व हैं उनका संग्रह है। मानव द्वारा कैसे तत्व निर्मित होते हैं? भौतिक भी हो सकते हैं, अभौतिक भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्राय संस्कारों का ढेर ही संस्कृति है। प्राय संस्कारों का ढेर ही संस्कृति है, यह विचार किसका है? तो ये जो विचार है आपका ये DC मिश्रा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अतीत से वर्तमान में आना ही क्या है? अतीत से वर्तमान में आना ही आधुनिकीकरण है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है तथा जैविकीय गुण का परिणाम नहीं है। यह परिभाषा किस लेखक की है? देखिए, संस्कृति की ये परिभाषा है, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन जहाँ पे भी आती है तो मैं आपको कहता रहता हूँ कि आपको वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लेनी है। किसकी डेफिनेशन है तो परीक्षा में पूछी जा सकती है। ये डेफिनेशन जो है ये होबेल की है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। मानवतावाद है। मानवतावाद क्या है? इनमें से कोई नियम है, मूल्य है, सिद्धांत है या एक भाषा है? तो मानवतावाद एक मूल्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य को मानव बनना महत्वपूर्ण है। मानवतावादी व्यक्ति क्या करेगा? ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करेगा, मानव में सामाजिक न्याय का समर्थन करेगा। तो मानवतावाद जो है एक मूल्य है, बहुत विशेष मूल्य है। जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जाति गतिशीलता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान रहता है। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहेगा? एक शिक्षक का रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति का सुझाव था। जो राष्ट्रीय एकता समिति है इसका सुझाव था आपका सांप्रदायिकता की समाप्ति हो जानी चाहिए। ये सुझाव था राष्ट्रीय एकता समिति का। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा राष्ट्रीय एकीकरण में क्या होगा? इनमें से साक्षरता, अर्थवाद, क्षेत्रवाद या मानवतावाद। सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद जो है वो बहुत बड़ी बाधा है राष्ट्रीय एकीकरण में। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है? विभिन्नता में एकता लाने के लिए, भारत को प्राचीन जैसा देखने के लिए नहीं, इसके लिए तो नहीं है। सांस्कृतिक ठहराव के लिए भी नहीं है। तो विभिन्नता में एकता लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की। अगला क्वेश्चन है, भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता की भावनाओं का दमन। यह शब्द किसने कहे थे? भावात्मक एकता हमने डिटेल में पढ़ा है।
राष्ट्रीय एकता भी पढ़ा है, भावात्मक एकता भी पढ़ा है। तो ये जो टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड डेफिनेशंस भी आ गई हैं, जो नहीं आई हैं वो इन वीडियोस में कवर करवा रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर, क्योंकि कुछ भी तो पूछा जा सकता है ना, कोई भी स्टेटमेंट आके पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ न कुछ सदैव रहती है। भावात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ न कुछ सदैव रहती है, भारत की बात की जा रही है, और यह स्टेटमेंट जो है ये भी जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए कोठारी आयोग ने संस्तुति की है, नहीं की है, या संभवतः नहीं की है, या हो सकता है कि हो। तो इस तरह के ऑप्शन भी आ सकते हैं। आंसर इसका है कि की है। राष्ट्रीय एकता के लिए कोठारी आयोग ने संस्तुति की है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। राष्ट्रीय एकता के विकास में कठिनाई है। क्या कठिनाई है राष्ट्रीय एकता के विकास में? तो राष्ट्रीय एकता के विकास में कठिनाई है सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता जो है हमारे देश में, इसका ठीक ठाक प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कठिनाई है राष्ट्रीय एकता के विकास में। राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुना अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है। अगेन स्टेटमेंट है और आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना है जो भी स्टेटमेंट मिलता है, जो डेफिनेशन मिलती है। और ये स्टेटमेंट है ब्रूबेकर का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज राष्ट्रीय एकता के लिए जो इतनी मांग की जा रही है वह उन विघटनकारी तत्वों को दूर करने के लिए की जा रही है जो देश की शक्ति को निर्बल बनाना चाहते हैं और देश के टुकड़े करना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जो है इंदिरा गांधी का है। अब ये उस टाइम पे जब इमरजेंसी के दौरान, उससे पहले जब वो हार जाती थी। यदि हम मुश्किल से प्राप्त अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट के.एल. श्रीमाली का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए। राष्ट्रीय एकता की देश को हर समय ज़रूरत है किंतु भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। तो ये स्टेटमेंट अगेन इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्टर कानूनगो का स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए। भावात्मक एकता समिति ने सुझाव दिए थे। भावात्मक एकता जो समिति थी उसके सुझाव हमें बताने हैं। तो उसके सुझाव जो हैं, बालकों को सांस्कृतिक विरासत को बताना, एक सुझाव ये है। इतिहास को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना, इतिहास पढ़ाते समय समन्वयकारी सांस्कृतिक तत्वों पर जोर देना। ये सभी स्टेटमेंट जो हैं भावात्मक एकता समिति ने सुझाव दिए थे। भावात्मक एकता के मार्ग में बाधाएं हैं, बाधाएं बतानी हैं। क्या बाधाएं हैं भावात्मक एकता? देखिए, आर्थिक विषमताएं रहेंगे तो भी भावात्मक एकता नहीं आ सकती है। सामाजिक विषमताएं, आध्यात्म की उपेक्षा, तो ये सभी जो बाधाएं हैं ये भावात्मक एकता के मार्ग की बाधाएं हैं। अगला देखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों, व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और इनमें भारत की एकता का समावेश करना। यह कथन किसका है? ये जो स्टेटमेंट है ये आपका डॉक्टर बेदी का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे देखिए। राष्ट्रीय एकता साधारण रूप में देश प्रेम की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध के साथ साथ प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संबंध भी प्रदर्शित करती है। अगेन स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ये स्टेटमेंट जो है ये भी ब्रूबेकर की स्टेटमेंट है। अगला देखिए। राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए सुझाव पत्र तैयार किया था। कौन से ईयर में तैयार किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 1961 में राष्ट्रीय एकता समिति ने सुझाव पत्र तैयार किया था राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए। किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक भी होता है। यह स्टेटमेंट गोल्ड स्मिथ का है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। राष्ट्र एकता की बाधाएं हैं। तो बाधाओं की अगर बात की जाए तो अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म भी हैं, अनेक भाषाएं भी हैं। तो ये सभी जो हैं राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हो जाएंगी। आगे देखिए।
अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं इनकी स्थापना का सुझाव सबसे पहले प्रेड्यूक्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है। कौन से ईयर में होती है ईयर आप लोग बताइए यहाँ पर। और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, वो इसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो WHO का एक तो इस्टेब्लिश ईयर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और एक इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है WHO का। तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ज़रूर आंसर कर लिया कीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि WHO संगठन जो है प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है इंटरनेशनल सद्भाव का, ये प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक तत्व क्या हैं? अगर बाधक तत्वों की बात की जाए तो बाधक तत्व, इनमें सांप्रदायिक भेदभाव जो हैं ये बाधक तत्व हैं। बाकी भावनाएं नहीं है, संवेग भी नहीं है, राष्ट्रीय एकता भी नहीं है, ये तो अच्छे तत्व हैं। पृथकता का अर्थ है पिछड़ापन और पतन, यह शब्द किसके हैं? ये शब्द जो हैं आपके ये नेहरू जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी। विश्वविद्यालय की रोकथाम का मूल साधन है। विश्वविद्यालय की रोकथाम का मूल साधन है, तो मूल साधन जो है अंतर्राष्ट्रीयता के सच्चे स्वरूप का संरक्षण एवं परिवर्धन विश्वविद्यालय की रोकथाम का मूल साधन है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया, विश्वविद्यालय की रोकथाम नहीं, विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल साधन होंगे ये कि अंतर्राष्ट्रीयता के सच्चे स्वरूप का संरक्षण, परिवर्धन, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, भावात्मक एकता की शिक्षा देना। तो उपरोक्त तीनों ही एक तरह से मूल जो एक तरह से स्थापना के साधन इनको मानेंगे। रोकथाम वाला वर्ड जो है गलत छप गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। युद्ध मनुष्यों के मस्तिष्क में प्रारंभ होते हैं, इसलिए शक्ति की सुरक्षा के साधनों का निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क में ही किया जाना चाहिए। यह विचारधारा किसने दी है? ये विचारधारा जो है ये यूनेस्को की है। ये आपका जो वैश्वीकरण वाला टॉपिक है, वैश्वीकरण वाला टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भावना वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वैश्वीकरण से रिलेट करेंगे आपके। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का एक नागरिक है। यह किसका कथन है? तो अगेन ये कथन जो है अभी हमने डिस्कस किया था, गोल्डस्मिथ, रिपीट हो गया है, याद रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने व आंकने की योग्यता है। यह शब्द किसके हैं? तो ये जो शब्द हैं आपके ये डॉक्टर WHC लेब्स के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य है, तो वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए हम लोग, वसुधैव कुटुंबकम जो है ना ये अभी थीम थी, बहुत चर्चित थीम थी, इंडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल था। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ये किस चीज़ की थीम थी इस बार, वसुधैव कुटुंबकम। तो क्वेश्चन आपके लिए है, तो क्वेश्चन के आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य क्या होगा? तो वसुधैव कुटुंबकम का तात्पर्य इंटरनेशनल वही अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकसित रूप है, किसका विकसित रूप है? तो ये विकसित रूप है लीग ऑफ नेशंस था पहले। सामान्यतः मूल प्रवृत्ति का आधार होते हैं, जो मूल प्रवृत्ति हमारी होती है उसके आधार क्या होते हैं? तो हमारे जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, वर्च्यूज जो होते हैं वो हमारे मूल प्रवृत्ति के आधार होते हैं। सांस्कृतिक शिक्षा मनुष्य की पशुवत प्रवृत्तियों का करती है, क्या करती है? जो पशुवत प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य उनका क्या करती हैं? उनका मार्गांतीकरण करती हैं, परिष्करण यानी शोधन करती है, उनका उन्नयन करती हैं। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सांस्कृतिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है, उस शिक्षा से है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कि जो बालकों को सांस्कृतिक मूल्यों से अवगत करा उन्हें अनुकूल चलने को प्रेरित करती है,
जो बालकों को विभिन्न समाजों की संस्कृति से अवगत कराती है। तो अवगत कराने वाला जो है तात्पर्य नहीं है। संस्कृति व धर्म का ज्ञान देकर उसे जीने के लिए प्रेरित करती है। संस्कारित शिक्षा देना। सबसे सटीक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि जो बालकों को सांस्कृतिक मूल्यों से अवगत करा, उन्हें अनुकूल कर चलने हेतु उनके अनुकूलित चलने हेतु प्रेरित करती है। शिक्षा में जनतंत्र का तात्पर्य है, यानी शिक्षा में जो डेमोक्रेसी है, ये भी हमारे पास वर्ड थे, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय। तो ये सारे वो एक तरह से टॉपिक हमारे पास हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर। और मैंने शुरू में बताया कि आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट 4 के कंबाइंड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं। तो शिक्षा में जनतंत्र का तात्पर्य हमें बताना है। शिक्षा में जनतंत्र का तात्पर्य होता है समानता के आधार पर छात्रों का स्वतंत्र विकास करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय में धार्मिक शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? धार्मिक शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए विद्यालय में? तो ये भी हमने पढ़े हैं, आर्टिकल भी पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इनके बारे में पढ़े हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि सभी धर्मों की मुख्यतः समन्वयक बातों की शिक्षा दी जाए। सभी धर्मों की जो मुख्यतः समन्वयक बातें हैं, जो एक तरह से सर्वमान्य जो बातें होंगी, उन्हीं की शिक्षा दी जाए। केवल एक विशेष धर्म, ये तो ऑलरेडी वैसे भी गलत हो गया। धार्मिक स्कूल नहीं कर सकते हैं, धार्मिक कृत्य कराना ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। छात्र अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है। छात्र जो अनुशासनहीनता करते हैं उसका मुख्य कारण बताना है। तो मुख्य कारण होता है नैतिक शिक्षा का अभाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग देखते भी होंगे, चाहे स्कूल में है तो एथिक्स कहाँ है? एथिक्स कोई नहीं पढ़ाई जाती है, नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव है। इधर अलग अलग जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो अपना फोकस करते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, इंग्लिश में शिक्षा देंगे। वो नॉलेज तो कूट कूट के भर देंगे चीज़ें, लेकिन एथिक्स का बहुत ज़्यादा अभाव होता जा रहा है, नैतिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव होता जा रहा है। और यही छात्र अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है? विद्यालय एवं समाज में क्या संबंध है? तो विद्यालय और समाज की अगर बात की जाए तो इसमें क्या संबंध है? तो विद्यालय एवं समाज अन्योन्याश्रितता का संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे के विरोधी संगठन है। विद्यालय समाज के एक अंग के रूप में है। विद्यालय समाज में विद्यालय एक अंग के रूप में है। तो सबसे सही आंसर आपका विद्यालय एवं समाज एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, विरोधी नहीं होते हैं। अगर देखिए पृथकता का अर्थ है पिछड़े रहना और पतन। संसार बदल रहा है और पुरानी रुकावटें समाप्त होती जा रही हैं। जीवन अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता जा रहा है। हमें इस भावी अंतर्राष्ट्रीयता में अपना पार्ट अदा करना है। तो ये स्टेटमेंट पहले भी आया है, गोल्ड स्मिथ का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता, पृथकता का दमन। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ऑप्शन नंबर बी। परीक्षा के 2 प्रकारों की परीक्षा में किस प्रकार की परीक्षा अधिक विश्वसनीय होती है? तो आत्मगत और वस्तुगत। आत्मगत नहीं होगा ये, आत्मगत को आत्मनिष्ठ भी आप कह सकते हैं, आत्मनिष्ठ बोल सकते हैं। और वस्तुगत जो होता है वो वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन सी परीक्षा ज़्यादा विश्वसनीय है। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष छांटना है। तो प्रमुख दोष जो है वो केवल लेखन गति की परीक्षा करती है जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, तो इसलिए ये इसका दोष हो जाएगा। आगे एक डेफिनेशन है, ये हमने डिस्कस करी थी हाल ही में थ्योरी सेक्शन में। तो शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसकी है? तो मूल्यांकन की यह जो परिभाषा है आपकी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये परिभाषा है चेम्सफोर्ड की। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का सुधार करने के लिए निम्न में से कौन से 2 सुधारों पर बल देना चाहिए? कौन से
दो सुधारों पर बल देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, विश्वसनीयता एवं वैधता बढ़ाना, यही इन्हीं सुधारों पे बल देना चाहिए। सत्यता विस्तार, कम लगना, पेपर कम खर्च होना, औपचारिक अनौपचारिक, तो विश्वसनीयता एवं वैधता वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जीव वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक दो तत्व हैं जो निर्माण करते हैं, यानी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तत्व किसका निर्माण करते हैं? तो ये निर्माण करते हैं किसी कल्चर का, संस्कृति का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति के निर्माण में सहायक तत्व होते हैं। संस्कृति के निर्माण में कितने सहायक तत्व? तो दो सहायक तत्व होते हैं। संस्कृति के निर्माण का आधार क्या है? तो आधार जो है संस्कृति के निर्माण का, वो आवश्यकताएं हैं, नीड्स जो होती हैं वही संस्कृति के निर्माण का आधार होती हैं। आगे देखिए, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज तथा अन्य योग्यताएं एवं आदतें जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है सम्मिलित हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा जो है ये टाइलर की है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव क्रियाओं पर परंपराओं की छाप ही संस्कृति जानी जाती है। यह किस परिभाषा जो है किसने दी है? तो संस्कृति की यह परिभाषा है और ये सही उत्तर है इसका डॉक्टर के.बी. बुधौड़ी की परिभाषा है। यदि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आता है और अभौतिक संस्कृति अथवा मूल्यों व उद्देश्यों में परिवर्तन नहीं आता है तो उसे सांस्कृतिक ठहराव कहते हैं। और यह परिभाषा किसने दी है? तो सांस्कृतिक ठहराव की ये परिभाषा जो है ऑगबर्न की परिभाषा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर ये हमारे 170 MCQ कंप्लीट हुए। ये वीडियो जो है 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिला। ये 170 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप तीनों पार्ट अगर पहले वाले नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पार्ट आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।